हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। मैं हूं धीरज अवस्थी और ये तीसरा वीडियो है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स का। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स को कवर कर रहे हैं, उसका ये 3rd नंबर का वीडियो है। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज़ का, उसमें हम लोगों ने वर्किंग रूल क्लियर किया था और उसके बाद जो वीडियो नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी और इस तीसरे वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। एक्चुअली बैक टू बैक कई वीडियोज़ आते रहेंगे जिसमें हम लोग काफ़ी वैरायटी कवर करेंगे क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के जो कर्व्स होते हैं उनको कम्प्लीटली ट्रेस करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है ट्रेस द कर्व। कर्व इस तरीके से है y² × 2a - x = x³। तो हमें इस कर्व की ट्रेसिंग करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हुए फाइनली इसके जो ग्राफ को हम लोग ड्रा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहला स्टेप होता है हम लोग कर्व की सिमेट्री चेक करते हैं कि हमारा कर्व किस प्रकार की सिमेट्री रखता है। तो आप इस कर्व के इक्वेशन में देखिए कि इसमें x की तो ऑड पावर है, लेकिन y की जो पावर है वो इवन पावर है केवल। तो चूँकि हमारे कर्व में y की सिर्फ इवन पावर्स ही हैं, तो आपको रूल पता ही होगा। अगर रूल नहीं पता है तो जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो वर्किंग रूल था फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का, उसमें जितने प्रकार की 5 प्रकार की सिमेट्री होती है, वो पाँचों टाइप की सिमेट्री के रूल्स वहाँ पर लिखाए गए हैं, वहाँ पर पढ़ाए गए हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। सिंस आवर कर्व कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ y, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। यानी x एक्सिस के ऊपर और नीचे कर्व एक जैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। द सेकेंड पॉइंट टू इन्वेस्टिगेट इज टू नो वेदर आवर कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट। तो कर्व ओरिजिन से पास करता है या नहीं, ये तो हम कर्व में सीधे से देख के चेक कर सकते हैं। x और y की जगह 0,0 पुट कर रहे हैं। 0,0 अगर हम इस कर्व में पुट कर रहे हैं तो हमको साफ दिख रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा कर्व ओरिजिन से पास करता है। तीसरा पॉइंट होता है कि अगर कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, मान लीजिए कर्व आपका है जो ओरिजिन से कहीं से पास कर रहा है, तो टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर हम लोग टेंजेंट की बात करते हैं। देखिए, ओरिजिन पर टेंजेंट सिर्फ तभी निकाली जाती है जब आपका कर्व टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा हो। अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं करता है, कहीं बाहर से जा रहा होता है, तो फिर हमें उसकी टेंजेंट निकालने की ज़रूरत, एटलीस्ट ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो टेंजेंट एट ओरिजिन का नियम क्या होता है कि जो हमारे कर्व में लोएस्ट डिग्री टर्म्स होते हैं उनको हम लोग ज़ीरो करते हैं। तो ज़रा कर्व की इक्वेशन को थोड़ा-सा आप ओपन करके लिखिए। तो देखिए, ये 3 डिग्री का टर्म है, इस टर्म की डिग्री 3 है। एक्स और वाई में मिला के इस टर्म की डिग्री भी 3 है, जबकि यहाँ पर 2a कांस्टेंट है और y² की डिग्री 2 है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारा सिर्फ ये हुआ। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स को ज़ीरो करते हैं, तो 2ay² = 0। 2a 0 में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। y² = 0। अब थोड़ा-सा इसकी अगर आप डीप व्याख्या करिए, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि y² 0 का मतलब y0 2 बार आ रहा है। y = 0, y = 0 और y = 0 क्या होती है? x एक्सिस ही होती है। y = 0 किसका इक्वेशन होता है? आपकी जो एक्सिस ऑफ x होती है उसी का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होके समझ में आ रही है हम लोगों को कि ये जो 2 टेंजेंट्स हैं, ये दोनों कोइंसिडेंट टेंजेंट्स हैं। और वर्किंग रूल के वीडियो में पढ़ाया था कि अगर एक कोई पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर कर्व की 2 ब्रांचेज़ मिलें लेकिन उनकी टेंजेंट सेम हो, यानी जैसे ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अलग-अलग ब्रांचेज़ आ रही हैं कर्व की, लेकिन उनकी कॉमन टेंजेंट निकल रही है। या दोनों ही ब्रांचेज़ एक ही तरफ जाती हों लेकिन उनकी टेंजेंट कॉमन हो। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है इन दोनों ब्रांचेज़ की टेंजेंट सेम है। सेम होने का मतलब कोइंसिडेंट कहते हैं हम उसको, ठीक है ना? हिंदी में संपाती कहा जाता है। तो ये 2 बार y = 0 आने का मतलब है कि हमारा कर्व कोइंसिडेंट टेंजेंट्स रख रहा है और कोइंसिडेंट टेंजेंट की स्थिति में जो ये पॉइंट बनता है इसको कस्प कहते हैं। कस्प एंड नोड 2 स्पेशल प्रकार के पॉइंट होते हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन के केस में चेक करने होते हैं। अगर 2 अलग-अलग टेंजेंट आती हैं, डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आती हैं, तो वहाँ नोड बनता है और अगर 2 कोइंसिडेंट टेंजेंट्स मिल जाती हैं तो वहाँ पर कस्प की कंडीशन आती है। इस तरीके की आकृति को कस्प कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तीसरे आर्टिकल में टेंजेंट एट ओरिजिन में हमको पता चल गया कि हमारी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है और साथ ही में वहाँ पर कस्प की पोजीशन भी मिलने वाली है। चलिए, अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि हमारा कर्व एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्शन विद द एक्सिस।
तो देखिए अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है, और अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब ले दे के सिर्फ एक ही पॉइंट है 0,0 जिस पर कि हमारा कर्व एक्सिस को मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन ओनली, ओरिजिन के अलावा एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता है। इंटरसेक्शन विद एक्सिस हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है कि हमारा कर्व एग्जिस्ट कहाँ करता है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे हम इसमें ये पता लगाएंगे कि हमारा जो y की वैल्यूज़ हैं वो इमेजिनरी कहाँ पर हैं और रियल कहाँ पर हैं। जहाँ पर y की वैल्यूज़ इमेजिनरी हो जाएंगी वहाँ पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिस डोमेन में y की वैल्यूज़ रियल होंगी उस डोमेन में हमारा कर्व लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इससे हम लोग को अपना कर्व को ड्रॉ करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम y को आइसोलेट करते हैं। हमारा कर्व जो दिया हुआ था वो ये था y स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम लोग y को सेपरेट करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी प्लस माइनस, देखिए एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का तो अंडर रूट बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर रह जाएगा एक x और ये 2a माइनस एक्स, ये इतनी क्वांटिटी रह जाएगी अंडर रूट के अंदर। तो इस तरीके से हमने y को आइसोलेट कर लिया। अब हमें पता होता है कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जहाँ पर हमारा कर्व एग्जिस्ट करेगा। फॉर y टू बी रियल, y के रियल होने के लिए ये जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये कैसी होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। x अपॉन 2a माइनस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, कोई भी फैक्टर x माइनस ए टाइप का लिखा जाता है इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय, तो इसको हम x माइनस 2a करेंगे। इनइक्वालिटीज़ का रूल पता होगा कि अगर माइनस का चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर देन से ये लेस देन हो जाएगा। और अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो सिंपल रूल होता है, एक फैक्टर 0 आएगा और एक फैक्टर 2a आएगा। जो जीरोज़ हमें यहाँ से मिलते हैं, ये इस ऊपर वाले फैक्टर से 0 मिल रहा है, नीचे वाले से 2a मिल रहा है। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट मोस्ट कॉलम में प्लस लिखते हैं, उसके बाद अल्टरनेट साइन जाते हैं, और हमारी इनइक्वालिटी नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव टाइप की इनइक्वालिटी है तो नेगेटिव बीच वाले खाने में मिल रहा है। इसका मतलब हमारा सलूशन जो है वो ये है 0 से 2a तक। इसका पता चल गया हमको कि जो हमारा कर्व है वो 0 से 2a के बीच में एग्जिस्ट करने वाला है। ये डोमेन हमको मिल गया एग्जिस्टेंस का। अच्छा, इसमें जो नीचे से फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 2a, उस पर हम इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो फैक्टर नीचे से आता है डिनोमिनेटर से उस पर इक्वलिटी नहीं। अगर अगर x की वैल्यू इक्वल टू 2a हो जाएगी तो नीचे वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और नीचे अगर 0 हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो नीचे वाले फैक्टर में हम इक्वलिटी नहीं लगा सकते, लेकिन जो ऊपर से आ रही है वैल्यू 0, इस पर हम यहाँ इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन आया 0 से 2a। ये वो रीजन है जहाँ पर हमारा कर्व एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कर्व का एग्जिस्टेंस भी पता लगा लिया है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम का आइडिया लेते हैं कि लाइक हमारा ये एक्सिस है हमारी, तो यहाँ पर कोई पॉइंट 2a मान लीजिए इस जगह पर है, तो 0 ये ओरिजिन है और 2a, 0 और 2a इस पॉइंट के बीच ही में हमारा कर्व सिर्फ बनना है। तो यहाँ अगर ये हम एक मार्जिनल लाइन खींच लेते हैं तो इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच ही में जो कर्व है वो होने वाला है। अब अगला पॉइंट आता है एसिम्प्टोट्स का। द नेक्स्ट पॉइंट जो है 6th पॉइंट हमारा होगा कि हमारे कर्व में कोई एसिम्प्टोट है कि नहीं। एसिम्प्टोट्स को पता लगाने का क्या तरीका होता है, देखिए एसिम्प्टोट्स का एक सिंपल रूल है कि सबसे पहले हम लोग जो हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल वाली एसिम्प्टोट्स हैं उन्हीं का पता लगाते हैं, क्योंकि जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होती हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस में मिलती हैं। और इस क्वेश्चन में चूंकि हमारा ग्राफ बस इस दो लाइंस के बीच ही में बनने वाला है, इसलिए यहाँ ऑब्लिक एसिम्प्टोट की स्थिति मुझे बिल्कुल गेस नहीं हो पा रही है। जिन क्वेश्चंस में ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स बनेंगी वहाँ पर मैं आपको उनको निकालने का तरीका बिल्कुल बताऊँगा, बट आई एम नॉट थिंकिंग दैट देयर इज़ सम oblique asymptote in this question. So we will check only for the asymptotes parallel to x axis और y axis, जिसका नियम आपको बता दूं क्या होता है कि अगर हमें x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखना है तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखा जाता है। अब यहाँ पर आप कर्व की इक्वेशन देखिए, x की हाईएस्ट पावर है ये x क्यूब और उसका कोफिशिएंट क्या दिखा हुआ है 1,
तो 1 को जो है 0 के बराबर करने से, मतलब x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 करने से एसिम्प्टोट आती है। तो चूंकि कांस्टेंट है इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 को इक्वल टू 0 तो आप कर नहीं सकते, 1 इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ 1 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के पैरेलल जो है, x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर कोई एसिम्प्टोट नहीं है। अब आता है पैरेलल एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का नियम है कि y की हाईएस्ट पावर देखते हैं जो कि y स्क्वायर है, और y की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो वो आएगा 2a माइनस एक्स। अब की बार वो कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर 2a आएगा, और इस बार हमको ये एसिम्प्टोट मिल गई है जो कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है x इक्वल टू 2a। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने डैश डैश बनाई है, यही लाइन का इक्वेशन है x बराबर 2a। इसका मतलब एसिम्प्टोट, ये जो लाइन बनी है यही एसिम्प्टोट है। तो एसिम्प्टोट क्या होती है? जिसको हमारा कर्व इन्फिनिटी पर जाकर के टच करता है, यानी टेंजेंट एट इन्फिनिटी को एसिम्प्टोट कहा जाता है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा रफ आइडिया अपने कर्व का यहाँ पर लेते हैं कि 0 पर देखिए हमारा कर्व यहाँ से चलेगा और इस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो ऐसी कुछ स्थिति हमको मिलेगी। इन्फिनिटी पर टच कराने का मतलब होता है कि पैरेलल में ले जाके साइड में छोड़ देते हैं, उसको टच नहीं कराया जाता है। और चूंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो मिरर इमेज वाली कंडीशन यहाँ पे मिलनी है हमको। तो जैसा ग्राफ ऊपर है उसका मिरर इमेज हमको नीचे भी मिलेगा यहाँ पर ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच, बस इतना ही कर्व है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई कर्व हमारा बनना नहीं है, यहाँ पर कोई कर्व हमारा बनना नहीं है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं यही फाइनल ट्रेसिंग है हमारे इस कर्व की। तो चलिए एक फेयर डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। जैसा कि हमने अभी पता लगाया था कि जो हमारी एसिम्प्टोट है वो यहाँ पर इस तरीके से आने वाली है। दिस लाइन इज द एसिम्प्टोट विच इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 2a, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है वो 2a लिखा जाएगा। और हमारा कर्व जो है ओरिजिन पर ही कट करता है और उसके बाद ऊपर इंक्रीज करता हुआ जाएगा और यहाँ एसिम्प्टोट की पोजीशन मिलेगी हमको। तो कुछ ऐसी पोजीशन हमको यहाँ पे मिलने वाली है, और एकदम इसका जो फोटोकॉपी है नीचे आएगा, क्योंकि मिरर इमेज बनेगी। क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा कर्व सिमेट्रिक है, तो जैसा कर्व ऊपर मिलेगा वैसा ही कर्व नीचे मिलेगा। तो बस यही इस कर्व की कंप्लीट ट्रेसिंग है, यही इसकी आकृति है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी वर्क मेरे द्वारा किया जा रहा है ये आपको यूज़फुल लग रहा होगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए। वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड डू इन सपोर्ट ऑफ दिस चैनल व्हाटएवर यू कैन। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, टिल देन, थैंक यू सो मच।